जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की बात करने जा रहे हैं कि हमें चार धाम यात्रा कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ का दावा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो मेरा पूरा देख लेते हो तो इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो या कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूँगा कि आपको चार धाम यात्रा कैसे करना है, कितना दिन हमें प्लान करना है, क्या हमारा साधन रहना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए या फिर हमें प्राइवेट गाड़ी पे जाना चाहिए या हम किसी एजेंट से पैकेज बुक करवाएं। चार धाम करने के दौरान में हमारे होटल्स कहाँ पे मिलेंगे, हमारा खाना पीना कहाँ पे होगा और इसमें कुल कितना खर्चा आएगा, और सबसे बड़ी बात कि चार धाम यात्रा करने का समय कौन सा होना चाहिए और इस पूरी चार धाम यात्रा का टोटल खर्चा क्या आता है। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों का मैं आपको वर्णन विस्तार पूर्वक करता हूँ। पूरे पैकेज को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं जिससे आपको चार धाम यात्रा करने में कहीं भी परेशानी ना आए। इस चार धाम यात्रा करने में आपको फैसिलिटी भी पूरी मिले और आपका खर्चा भी कम आए और आपका सही समय भी क्या हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार धाम में जो चारों धाम हैं ये है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मैं आपको बताऊं कि हमें चार धाम यात्रा कैसे करनी है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चार धाम यात्रा कब से कब तक खुली रहती है। चार धाम यात्रा बेसिकली मई और जून महीने में चलती है। जुलाई फर्स्ट वीक में ये बंद हो जाती है बरसातों के कारण। उसके बाद में ये यात्रा सितंबर मिड से चालू होकर अक्टूबर लास्ट तक चलती है। मई और जून का जो समय रहता है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है छुट्टियों की वजह से भी, और इस टाइम यात्रा जो है ये पीक पे रहती है। तो सितंबर और अक्टूबर वाला जो टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है यात्रा करने के लिए। इस टाइम पे आपको होटल, ट्रांसपोर्टेशन और खाना पीना भी रीज़नेबल रेट पे मिलता है। अब सबसे पहले बात आती है कि चार धाम यात्रा के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने चाहिए। आप नंबर ऑफ़ डेज़ को 1-2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो मैं पैकेज लेके चल रहा हूँ वो मैं आपको 10 नाइट्स और 11 डेज़ का पैकेज आपको बताऊँगा। इसका मैं आपको विस्तार पूर्वक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डे नंबर 1, पहले दिन अपने को हरिद्वार से बरकोट के लिए जाना होता है। बरकोट वो जगह है जहां आपको डे 1 में नाइट में स्टे करना है यमुनोत्री दर्शन के लिए। हरिद्वार से जो बरकोट की दूरी है वो 6 से 7 घंटे की है। दोस्तों आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करी है। वो मैं आपको सारा जो भी है ट्रांसपोर्ट का, होटल्स का, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताता चलूँगा। अभी आपका डे 1 में जो स्टे रहता है वो बरकोट में रहता है। बरकोट में स्टे करने के अगले दिन अपने को सुबह यमुनोत्री के लिए निकल जाना पड़ता है। यमुनोत्री धाम करने के लिए हमारी जो गाड़ी जानकी चट्टी तक जाती है। जानकी चट्टी से हमारा यमुनोत्री के लिए 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टोटल समय हमें 5 से 6 घंटे लगते हैं जाकर वापस आने के लिए, और शाम को हम वापस बरकोट के अंदर ही आ जाते हैं। दूसरी रात भी हमारी बरकोट के अंदर ही स्टे रहता है। डे 3 के अंदर अब बरकोट से सीधा उत्तरकाशी के लिए जाते हैं। उत्तरकाशी की जो दूरी है वो बरकोट से 6 से 7 घंटे की है। उस दिन आप उत्तरकाशी के अंदर लोकल साइट सीइंग कर सकते हो। उत्तरकाशी बहुत ही प्यारी सिटी है। साइट सीइंग करने के बाद आपका नाइट स्टे उत्तरकाशी में हो जाएगा, और डे 4 के दिन आप ब्रेकफास्ट करके सीधा उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए निकल जाते हो। आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए जाने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे आपको दर्शन करने के लिए लगते हैं वहाँ पे। शाम तक आप उत्तरकाशी में ही वापस आ जाते हो। उस दिन का नाइट स्टे आपका उत्तरकाशी के अंदर ही रहता है। डे 5 के अंदर आप ब्रेकफास्ट करके सीधा उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की तरफ जाते हो। इस दिन आपका नाइट स्टे जो है ये गुप्तकाशी में ही रहता है। डे 6 में गुप्तकाशी से आप सोनप्रयाग की तरफ जाते हो। सोनप्रयाग के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर आप अपनी गाड़ी पे सोनप्रयाग तक ट्रैवल कर सकते हो। सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो ट्रैक है ये स्टार्ट हो जाता है। केदारनाथ का जो ट्रैक है ये 16 किलोमीटर का है।
केदारनाथ यात्रा करने के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन रहता है, जैसे हेलीकॉप्टर, घोड़े या खच्चर या फिर पालकी। अगर तो आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो आप सेम डे में रिटर्न करके गुप्तकाशी आ सकते हो, अदरवाइज़ आपको केदारनाथ ऊपर मंदिर के पास में स्टे करना ही पड़ता है। नाइट स्टे आपका केदारनाथ मंदिर के पास हो जाएगा। 7वें दिन आप वहाँ पे केदारनाथ दर्शन करके वापसी गुप्तकाशी के लिए ट्रैक स्टार्ट कर लेते हो। इवनिंग तक आप गुप्तकाशी आ जाते हो। इस दिन का जो नाइट स्टे रहेगा ये आपका गुप्तकाशी में रहेगा। गुप्तकाशी में आके नाइट स्टे करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 16 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना और 16 किलोमीटर ट्रैक वापस करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो इस दिन गुप्तकाशी में स्टे करके 8वें दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके सीधा निकल जाते हैं बद्रीनाथ के लिए। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की जो जर्नी है वो 7 से 8 घंटे की है। बद्रीनाथ में आपको कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बद्रीनाथ में जो आपके होटल और लॉजेज हैं वो मंदिर के बिल्कुल पास में भी आपको मिल जाते हैं। सीज़न में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है वहाँ पे स्टे लेने के लिए। उस टाइम पे आपका जो स्टे रहता है वो बद्रीनाथ से 50 किलोमीटर पहले, 40 किलोमीटर पहले रुद्रप्रयाग या फिर पांडुकेश्वर में रहता है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हो तो आपका जो स्टे है वो आपको बद्रीनाथ मंदिर के आसपास में ही मिल जाता है। डे 8 में आप सिर्फ जाके बद्रीनाथ में होटल लेके स्टे करिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस दिन भी बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हो। डे 9 में आप सुबह बद्रीनाथ के दर्शन करके आप फ्री हो जाते हो 12-1 बजे तक। उसके बाद में आप माना विलेज, जो इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, वो भी विज़िट करने जा सकते हो। अगर आप सिर्फ धाम के पर्पस से ही आए हो तो आप बद्रीनाथ से सीधा वापस ऋषिकेश या हरिद्वार की तरफ मूव करते हो। ऑन द वे आपके देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा मैया का संगम है, उसको आप ऑन द वे विज़िट करते हुए ही ऋषिकेश आ जाते हो। ऋषिकेश के अंदर आप इवनिंग के टाइम पे राम झूला और लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट वगैरह विज़िट कर सकते हो और नाइट स्टे कर सकते हो। डे 10 में आप ब्रेकफास्ट करके ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ मूव करते हो। हरिद्वार के अंदर आप लोकल साइट सीन, जो मनसा देवी, चामुंडा देवी, हल्की पौड़ी, गंगा आरती, ये सारा हरिद्वार साइट सीन करने के बाद आप नाइट स्टे अपना हरिद्वार में ही कर सकते हो। 11वें दिन आप ब्रेकफास्ट करके अपनी ट्रेन या फ्लाइट जो आपको सूटेबल करती है, अगर ट्रेन है तो वो हरिद्वार से, अगर फ्लाइट है तो वो देहरादून से, आप कैच ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस टूर के अंदर होटल, ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने की व्यवस्था बताता हूँ। तो आपको हर जगह पे बरकोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ, सभी जगह पे होटल 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक, 4000 रुपये तक अवेलेबल मिल जाते हैं। धाम के ऊपर हर जगह पे जो ब्रेकफास्ट की थाली है वो 100 से लेके 150 तक है, और लंच और डिनर की जो थाली का प्राइस है वो 150 से 200 तक है। यहाँ पे अपने को बहुत लेविश खाना नहीं मिलता, घर जैसा खाना मिलता है हर ढाबों पे, हर होटल्स के अंदर। अगर आप स्टार कैटेगरी में जाते हो, जैसे 3 स्टार या 4 स्टार, वहाँ पे आपको खाना होटल कैटेगरी के हिसाब से मिल जाता है। स्टार कैटेगरी 3 स्टार या 4 स्टार का जो प्राइस रहता है वो मई जून में 5 से 6 हज़ार रुपये पर नाइट, और सितंबर अक्टूबर में 4 से 5 हज़ार रुपये पर नाइट तक रहता है 2 लोगों के लिए। अगर आप बजट कैटेगरी में जाते हो, वहाँ पे आपको रूम 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक रूम, अच्छे खासे रूम आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। केदारनाथ ऊपर रहने के लिए आपको बहुत सारे लॉजेस, बहुत सारे धर्मशालाएँ और वहाँ पे GMVN के डोम टेंट और प्राइवेट टेंट भी अवेलेबल मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। केदारनाथ में सिर्फ आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिल पाती कहीं पे भी, पानी आपको वहाँ पे पर बाल्टी के हिसाब से परचेज़ करना पड़ता है। बाकी हर जगह पे गर्म पानी की व्यवस्था ऑलमोस्ट होटलों के वॉशरूमों में अवेलेबल मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ की यात्रा के अंदर मैं ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूँ तो अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। आप प्राइवेट गाड़ी भी कर सकते हो हरिद्वार से, जो पूरे 11 दिन आपके साथ में रहती है और 11 दिन के बाद आपको ड्रॉप करती है हरिद्वार के अंदर।
इसके अंदर दिन आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। गाड़ी जैसे छोटी गाड़ी कोई सेडान है, उसका जो चार्ज रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास पर डे के हिसाब से रहता है। अगर आप कोई SUV लेते हो तो उसका जो चार्ज रहता है वो 4000 के आसपास रहता है। SUV में 6 से 7 लोग आ जाते हैं और छोटी सेडान के अंदर 3 से 4 लोग आ जाते हैं। अगर आपका ग्रुप थोड़ा बड़ा है तो आप बस वगैरह भी ले सकते हो। अगर मीडियम साइज़ है तो आप टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी हायर कर सकते हो। टेम्पो का जो कॉस्ट है वो मई जून के अंदर थोड़ा हायर रहता है, सितंबर अक्टूबर में वो थोड़ा कम हो जाता है। मई जून के अंदर टेम्पो ट्रैवलर जो 15-16 सीटर का कॉस्ट रहता है वो 9 से 10 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से रहता है, जिसमें आप 15-16 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और सितंबर अक्टूबर के अंदर यही कॉस्ट आपको 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं हरिद्वार के अंदर और आपकी सिटीज़ के अंदर भी, जो आपको एक अच्छे रेट पे पैकेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हरिद्वार के कुछ अच्छे ट्रैवल एजेंट हैं जिनकी डिटेल मैं आपको नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जिनके से आप बात करके अपना टूर का प्लान भी कर सकते हो और उनसे आप रेट वगैरह भी ले सकते हो। अगर आपको खुद से अरेंज करना है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में आपको इजीली होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। थोड़ा सा इशू आपको मई और जून के अंदर आता है। अप्रॉक्सीमेटली आइडिया अगर लगा लिया जाए तो एक बंदे का जो कॉस्ट है पूरे पैकेज का, खाना पीना होटल और ट्रांसपोर्ट मिला के, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 हज़ार रुपये तक आ जाता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा नीचे वाले होटल या फिर बहुत ज़्यादा हायर कैटेगरी के होटल नहीं लेते हो। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है GMBN का पूरा टूर। ये टूर जो स्टार्टिंग होता है ये हरिद्वार से स्टार्ट होता है और ऋषिकेश से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन, सारे होटल्स और सारा खाना पीना बीच में इंक्लूड रहता है। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप GMBN की साइट पे जाके सारी डिटेल को चेक कर सकते हो। ये आपको काफ़ी सस्ते में आ जाता है क्योंकि ये शेयरिंग पैकेज रहता है सारे का सारा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं जितना आपको बता पाया उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।